हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम ताहिर है और आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। आज की वीडियो आप मेरे चेहरे पे उदासी, मेरी टी शर्ट और इस वीडियो के टाइटल को देख के समझ सकते हैं कि ये वीडियो किस बारे में होगी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शेख चिली बन चुका था। मुझे लगता था कि जो मेरी सोच थी, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और चाहे वो डोमिनेटली जीते या फिर तुक्के के साथ जीते, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्यों पाकिस्तान डोमिनेटली जीता या फिर तुक्का लगा। तो उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि ये क्या हुआ। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, इन्होंने तो एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, छाया पलट गई, समझ नहीं आया क्या हुआ क्या और ये कर क्या रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त दुनिया का मजाक क्यों बन चुका है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि इनकी प्रेपरेशन कहाँ से हुई थी और कहाँ से इनका वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। वो हुआ था एक ट्रेनिंग कैंप में, जो कि प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए। तो माशाल्लाह इनकी फ़िटनेस लेवल तो हमने देखी कि हर प्लेयर कितना फिट हुआ है, और हुसैन बोल्ट से ज़्यादा तेज़ भागता है और विराट कोहली से ज़्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। तो फिटनेस लेवल तो इनका अबव एवरेज है, टॉप है, कोई कोई कंपैरिजन नहीं इनके साथ। जो माशाल्लाह हमने देखा कि ये रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे करते हैं, उनकी कैचिंग कैसे है, तो उसके साथ तो कोई कंपेयर कर नहीं सकता और कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। क्योंकि इस लेवल पे आके अगर आप ऐसी फिटनेस लेके आएंगे और आप ऐसा एटीट्यूड लेके आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कैंप का, कोई फ़ायदा नहीं है आपके फिटनेस कोचेस का, आपके जो न्यूट्रिशन हैं, आपके जो मसूस हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनका कोई रोल नहीं है पीसीबी में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो आप उनको घर बैठाएं और आपने निहारी खाएं, आप पाए खाएं, आप पराठे खाएं उठ के, और बस आप क्रिकेट खेलने आ जाए। जो हम क्लब लेवल के क्रिकेटर करते हैं कि सुबह पराठा खाया और शाम को मैच खेलने चले गए, आप भी वही करें, क्योंकि आपका फिटनेस लेवल हमारे में आई डोंट थिंक इतना कुछ फ़र्क है जो कि नज़र आता है। उसके बाद आपने प्लान बनाया जी, ठीक है हमने यूएसए जाना है, हमने वर्ल्ड कप खेलना है। और वर्ल्ड कप कैसे खेलना है, हमारा पहला मैच है यूएसए के खिलाफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जी एक मीट एंड ग्रीट करेंगे अपने फैंस के साथ यूएसए में जाके, जिसकी टिकट होगी $25। और $25 में आप लोग आएंगे, हमसे मिलेंगे, हम उनके ऑटोग्राफ साइन करेंगे, उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और इससे प्रमोशन होगा। और उसके बाद हम इंडिया के साथ मैच खेलने जाएंगे, क्योंकि यूएसए वाला मैच तो हम जीत चुके हैं, आराम सुकून से हम जीत जाएंगे। तो उसके बाद $25 लेके हम ये सब करेंगे, और उसके बाद हमारा जो बड़ा फाइनल मैच होगा इंडिया के साथ, जो हमारे लिए एटलीस्ट फाइनल होता है, तो हम वो खेलने जाएंगे। तो ये इनकी सोच थी। और भाई पाक पहले यूएसए से तो जीत लो, आपका ये लेवल आ गया कि आप यूएसए जैसी टीम, टीम भी नहीं कहूँगा, यूएसए जैसे लड़के, जो 11 लड़के उन्होंने कहीं से उठा के एक टीम बनाई है, वो आपको बीट कर रही है। उसका मतलब क्या है कि ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, वो प्रोफेशनल्स कहीं और है, उनका प्रोफेशन ही कोई और है। एक दो तो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, एक दो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भाई खब्बे हैं वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ओरेकल में। उन्होंने आपको डांस करवा दिया। तो ये सारे लड़के मिलके आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर, जो आपकी सैलरीज लाखों में है, आपकी फिटनेस है, आपका कोच है, आपके सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, आपका 24 घंटे 365 आप प्रॉपर क्रिकेटर हैं। और वो लोग अपनी पार्ट टाइम जॉब्स और ये करके क्रिकेट पार्ट टाइम खेल के आपको हरा रहे हैं। ये लेवल है आपका। क्यों? क्योंकि वो करना चाहते हैं। क्यों? उनमें डिटर्मिनेशन है, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी मुल्क के लिए, और ये आप में नहीं नज़र आया। इसलिए सबसे बड़ी वजह यूएसए की ये थी। स्किल, आई डोंट थिंक स्किल मैटर थे, क्योंकि स्किल्स दोनों के पास होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं उस लेवल पे, स्पेशली T20 में, तो स्किल्स सबके पार होते हैं कि कोई टीम भी कर सकती है कुछ भी। लेकिन एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है कुछ करने के लिए, और वो हमें यूएसए वाले मैच में नज़र आया, जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मैच पूरे वर्ल्ड कप का, आई थिंक सबसे फाइनल से बड़ा मैच इंडिया के साथ। ऑब्वियसली हर एक को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडिया को भी थी, पाकिस्तान को भी थी। और मैं इस पे कंटिन्यू करने से पहले अपने इंडियन भाइयों को, बहनों को, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आई थिंक दे प्लेड फैंटास्टिकली एंड दे शो दैट दे रियली हियर टू विन एंड दे रियली हियर टू डोमिनेट द टूर्नामेंट। मुझे पर्सनली लग रहा था कि 2 महीने आईपीएल खेलने के बाद शायद इंडियन प्लेयर्स फटीग्ड होंगे, वो थक जाएंगे, और ये गलत डिसीजन था बीसीसीआई का कि आईपीएल के बाद डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन दे प्रूवन मी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी फिटनेस है, क्यों, उनमें डिटर्मिनेशन है, और वो उनमें इंटेंट है। एवरी सिंगल प्लेयर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो कि अगेन यूएसए में है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में नज़र नहीं आती।
तो ये प्रॉप्स टू इंडियन प्लेयर्स के उन्होंने 2 महीने इंटेंस आईपीएल टूर्नामेंट खेलने के बाद दे ब्रॉट द बेस्ट ऑफ देम देयर सेल्व्स टू वर्ल्ड कप, और वो प्रूव कर रहे हैं कि वो यहाँ आए हैं डोमिनेट करने और मैच जीतने आए हैं, और उनकी एटीट्यूड से नज़र आता है, उनकी फिटनेस से नज़र आता है कि वो अभी तक थके नहीं हैं और वो फाइनल तक जाएंगे और शायद में भी वो जीत भी जाएं। लेकिन ये एक इंटेंट होती है, अपने जज्बा होता है, जुनून होता है, जोश होता है कुछ करने का, और इसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पाकिस्तान के मैच में उसमें ऐसा लगता है यार जैसे भेड़ बकरियों की तरह जैसे गुम है सब ना। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। एंड पे आके इनसे पूछ लो तो हम हमारे प्लान एग्जीक्यूशन नहीं हुए, हमारे जो एग्जीक्यूट करना था वो नहीं हुआ, ये हो गया। तो बताया करो ना भाई, हमें पहले बता दिया करो कि आपके प्लान्स ही क्या हैं। तक दूसरी टीम को तो पता है आपके प्लान्स होते ही नहीं है। जब आपके प्लान्स ही नहीं होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आप हमें बता दिया करें कि आपके प्लान्स क्या हैं, और हम फिर आपको जज कर लेंगे हाँ भाई आपके ये प्लान्स थे, एग्जीक्यूट नहीं हुए। लेकिन अब हर इंटरव्यू के बाद, हर हार के बाद हमारे प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो कब करोगे एग्जीक्यूट मेरे भाई। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन आता है, कोच आता है, सीनियर प्लेयर आता है, वो यही बोलता है कि हम जी हम ये करना चाहते थे, ये नहीं हुआ, ऐसे करना चाहते थे, ये नहीं हुआ। तो हुआ कब है भाई। और आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह है कि टीम में जो यूनिटी नज़र आती थी वो अब नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में जो यूनिटी थी, आई थिंक 2 से 3 साल पहले या सरफराज के अंदर जो यूनिटी नज़र आती थी वो अब यूनिटी नज़र नहीं आती। आई वोंट से कि ग्रुप्स बन चुके हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे इनसाइड न्यूज़ नहीं पता, लेकिन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड कुछ ऐसा लग रहा है कि टीम यूनाइटेड नहीं है। इधर वो बाबर आजम की गलती है या फिर कोई और प्लेयर्स हैं या जो भी है, लेकिन इस ग्रुप में होता है ना कि एक एक टीम बन के सब जेल हो के पाकिस्तानी वर्ड्स को, पाकिस्तान लोगों को एक ये वर्ड बहुत पसंद है, सारे कैप्टन्स को था कि दिस टीम हैज़ जेल्ड वेल, टूर्नामेंट हो, सीरीज़ हो, टीम इज़ जेलिंग वेल, बॉयज़ आर डूइंग वेल, ये था शुरू से। लेकिन इस बार अब वो नज़र नहीं आता, वो जेल नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आती थी। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस। और उसके ऊपर से आपने जो माशाल्लाह पैराशूट सिलेक्शन की है 3-4 प्लेयर की, उस पर तो आपने हद कर दी भाई। रिटायरमेंट प्लेयर खेल के 10-15 साल खेल के रिटायरमेंट दे रहा है, और उसके बाद आप उसी प्लेयर को वापस लेके आ रहे हैं जो कि आपने यंगस्टर पे इन्वेस्ट किया, वो सारा गया दे लेने। लेकिन आपने जो पैराशूट सिलेक्शन की है कि भाई आप आ जाओ, आप हमें बचा सकते हो, क्योंकि वो तो यंगस्टर्स हमारे हैं ही नहीं इतने काबिल जिन पे हमने 4 से 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आप आके हमें बचा सकते हो, तो फिर ये रिजल्ट निकलना है भाई। जब आप 35-40 ईयर्स ओल्ड को बंदों को लेके आएंगे और कहेंगे हमें बचा लो किसी तरीके से, हम अपने यंगस्टर पे रिलाई नहीं कर सकते, तो फिर उसके पे यही रिजल्ट निकलना है। इस पे मैं कहूँगा कि मैं 4 बंदे ऐसे हैं जो टीम में, जिनको मैं अब अगर मेरे पास में होता तो मैं इसी मैच के बाद फ़ौरन बाहर निकालता, लेकिन वर्ल्ड कप है, स्क्वाड बन चुका है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। तो प्लीज़ इस वर्ल्ड कप के बाद 4 बंदे ऐसे हैं। सबसे पहले इमाद वसीम, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को 10 से 15 साल दिए, थैंक यू वेरी मच। आपने रिटायरमेंट ली थी, आप लीग्स खेल रहे थे, आपका दिल किया, आप वापस आए। अब आप मेहरबानी करें वर्ल्ड कप के बाद और वापस से रिटायरमेंट दे दें और आप जाके लीग्स खेलें। आपने जो नी इंजरी हुई है, आपकी रिब थी, लेकिन अभी नी आ रही है, आप कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन वो रिब इंजरी थी, वो नी थी, हमें नहीं पता। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज। आप जा सकते हैं, जाके CPL खेलें, BBL खेलें, जो मर्ज़ी दिल करे आपका वो खेलें, लीग PSL खेलें आप इस्लामाबाद की तरफ से, कराची की तरफ से, जहाँ से मर्ज़ी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को आप थोड़ा सा साइड में रहने दें। उसके बाद मोहम्मद आमिर, थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज अगैन। आप काफ़ी अच्छी कम बैक किया आपने, कुछ अच्छे ओवर किए, कुछ बुरे ओवर किए, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी आपकी एज 35 हो चुकी है, आप एक वर्ल्ड कप के लिए आए थे कि शायद जितवा दें, लेकिन उसके वो भी हमारे पास में नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज, आप भी जा सकते हैं। उसके बाद इफ्तिखार अहमद, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो सब करते हैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के 50 से 60 साल पाकिस्तान क्रिकेट को दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक शॉट पे जो आप डीप जाके मिड विकेट की तरफ मारते हैं तला, कभी लग गया तो आपके 2 छक्के माशाल्लाह पाकिस्तान, और 160 का स्ट्राइक रन रेट, वो हमें बहुत याद रहेगा। वो एक शॉट जो आप मारते हैं वो हम सबको याद रहेगी, कभी लग गई कभी ना लगी, और मोस्टली वो नहीं लगती हो। थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज। उसके बाद माशाल्लाह आज़म खान, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा बोल चुका है। मैं फैट शेमिंग के ख़िलाफ़ हूँ। आई डोंट थिंक एनी वन शुड बी फैट शेम्ड, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एनी क्रिकेटर वो एथलीट कहलाते हैं, देर नोन एज एथलीट्स।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं। तो ये 4 ऐसे बंदे हैं जिनको मैं फ़ौरन टीम से नाम हटा दूँगा, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप का इंतज़ार करना चाहिए कि वर्ल्ड कप एक बार एंड हो चुके। हमारा तो एक्चुअली एंड हो चुका है, अब हमें क्या उम्मीद है भाईजान? लास्ट वर्ल्ड कप में थी कि नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हरा दे तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। इस बार क्या हालात हैं कि आयरलैंड अगर यूएसए को हरा दे, ये दिन भी हमने देखने थे, आयरलैंड यूएसए को हरा दे तो पाकिस्तान शायद आगे जा सकता है। तो हमें नहीं जाना, आई एम डन विद दिस। हम पाकिस्तानी हैं, हम कंप्लेन करेंगे और फिर से आगे मैच देखेंगे, नो डाउट। क्रिकेट लाइफ है और पाकिस्तान ज़िंदगी है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी हम नहीं, ऐसा आगे जाना नहीं। आई थिंक देर मोर टीम्स दैट आर डिजर्विंग टू गो थ्रू। आई थिंक इंडिया फ्रॉम आवर ग्रुप एंड यूएसए इज़ द अदर टीम दैट डिजर्व्स टू गो थ्रू, क्योंकि यूएसए में टूर्नामेंट हो रहा है एंड यूएसए उन्होंने दिखाया है कि हम कुछ करना चाहते हैं और यहाँ हम कुछ करने आए हैं। तो आई थिंक दोज आर द टीम्स दैट रियली डिजर्व टू गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड, एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डू नॉट डिजर्व टू गो। अगर जाते भी हैं तो सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी चुभता है यहाँ चुभता है, यहाँ चुभता है। तो ये बात है। तो इन चारों प्लेयर को प्लीज़ फारग करें। एक्चुअली अगर मेरे पास में होता तो मैं पूरी लिस्ट को, पूरे प्लेइंग 11 को निकाल देता और सिर्फ 2 बंदों को रखता, जो कि मुझे पर्सनली लगते हैं कि जो टीम के लिए खेलते हैं, जिनमें थोड़ा सा जुनून है, थोड़ा सा इंटेंट है, जिनमें से थोड़ी सी हिम्मत है, करज है। वो है फ़खर जमान और नसीम शाह। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैंने जब तक देखा है कि वो हमेशा इंटेंट के साथ खेलते हैं और कुछ करने की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। फ़खर जमान, आई नो वो मिसर हिट है, थोड़ा सा टल्लर है, लेकिन उसने हम कभी भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं करता हमें, स्पेशली बोर करके या फिर डॉट बॉल्स करके। वो हमेशा इंटेंट के साथ खेलता है और वो हमेशा गेम को आगे लेके जाना चाहता है, चाहे वो 120 का टारगेट हो या 180 का। उसको पता है कि टी20 मैचेस कैसे खेले जाते हैं या टारगेट कैसे चेस किए जाते हैं। तो वो अटैक करता है, जो कि हमें चाहिए कि हमारे प्लेयर्स अटैक करें, चाहे वो आउट हो या नो, इट डजेंट मैटर। मैक्सवेल पूरे आईपीएल में 2 महीने नहीं चला, लेकिन उसने अपनी इंटेंट चेंज नहीं की, उसने फिर अटैक करने की कोशिश की और अभी उसने 1-2 अच्छी इनिंग लगा देनी है वर्ल्ड कप में और वो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर सकती है। तो इसलिए हमें इंटेंट वाले चाहिए कि जो बेशक फेल हों या जिनको अपनी एवरेज की, जिनको अपनी पोजीशन की, जिनको अपनी सिलेक्शन की फ़िक्र ना हो, लेकिन वो हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए। और नसीम शाह ऑब्वियसली ऐसा प्लेयर है जिसका जो अपना आई थिंक अपना तली पे अपना दिल लेके घूमता है पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा अपना खून पसीना बहाता है अपनी टीम के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीम दूसरे प्लेयर्स में मुझे नज़र नहीं आता। काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो एवरेज के लिए खेलते हैं, और ये पहले मुझे लगता था कि सारे तबसरा जो करते हैं ये मजाक करते हैं ऐसे, लेकिन अब लगने लगा है कि ऐसा सीरियस है, क्योंकि कोई इतना बहादुर नहीं है कि वो आजकल की टी20 क्रिकेट को समझ सके और पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। अभी हम अगर हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली डायसेक्ट करें, उनकी पोजीशन को, उनके रोल्स को, तो वो थोड़ा करते हैं। तो सबसे पहले आगे बाबर आजम, द कैप्टन। ऑनेस्टली आई थिंक बाबर आजम अगर किसी भी टीम में सेलेक्ट हों तो वो टी20 में नहीं, उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास टैलेंट लिमिटेड है, और नो डाउट बाबर आजम इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर एट द मोमेंट, लेकिन उनकी टी20 में जो इंटेंट है वो थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट होता है, जो भी इंटेंट होती है, वो अचीव नहीं हो रही। तो उनको अपनी गेम मज़ीद बेहतर करनी होगी अगर वो टी20 में रहना चाहते हैं। तो उसके ऊपर से कैप्टनसी उनके पास है। आई ट्रूली बिलीव कि बाबर आजम अब इस वक्त उनको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। मैं दोनों साइड पे हूँ कि उनको छोड़ देनी चाहिए या फिर उनको रखनी चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बाबर आजम इस वर्ल्ड कप के बाद खुद कैप्टनसी छोड़ना चाहें तो आई थिंक वो भी एक्सेप्टेबल होगा। अगर पीसीबी उनको हटाना चाहे तो आई थिंक वो गलत होगा, क्योंकि पीसीबी ने उनसे कह चुके हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे। तो आई थिंक पीसीबी ने जो पहले डिसीजन लिए थे कि बाबर को हटाना, वो गलत था, शहीन को बनाना वो गलत था, फिर शहीन को हटाना गलत था, फिर बाबर को बनाना गलत था। तो ये पीसीबी ने फैसले कर चुके हैं जो कि गलत साबित हुए हैं। लेकिन अगर बाबर खुद कहते हैं कि मुझे अब कैप्टनसी नहीं करनी, मैं कैप्टनसी से रिज़ाइन कर रहा हूँ इस वर्ल्ड कप के बाद, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद आ जाता है कि मोहम्मद रिजवान के बारे में। मोहम्मद रिजवान आई थिंक वो इंटेंट वाले हैं, लेकिन उनके पास भी 1-2 शॉट है, वो बैक ऑफ द क्रीज जाके जो होइक करते हैं स्क्वायर लेग की तरफ, उनके पास भी 1-2 शॉट्स हैं। अगर वो चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली। अभी इस मैच में इंडिया के खिलाफ उनको चाहिए था कि वो बैट कैरी करते। अगर आप इतनी बॉलें 43 बॉल्स फॉर 35 रन, ऐसा कुछ इक्वेशन था उनकी परफॉर्मेंस का, अगर आप इतनी बॉलें खेल चुके हैं तो आपको वो शॉट नहीं बनती थी। आपको पता है कि बुमराह को वो रोहित शर्मा इसीलिए लेके आया है कि वो एक उस ओवर में उसको विकेट चाहिए। तो अगर आप
आप उस ओवर में ना विकेट देते, आप वो रेकलेस शॉट ना मारते, वो भी बुमराह को, तो पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका होता। इसलिए रिजवान को भी अपना रोल डिफाइन करना होगा कि रिजवान का रोल क्या है टीम में। और आई थिंक अगर बाबर आजम रिज़ाइन करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी करनी चाहिए। जिनमें थोड़ी सी लीडर कैपेसिटी है तो वो टीम को लीड कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज़ बिन वेरी अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट। उनके पास लीडरशिप स्किल्स वाले प्लेयर्स बहुत कम आए हैं। आई थिंक टॉप 3 जो अब तक हमने देखा है वो थे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इमरान खान सबसे पहले, क्योंकि उनका जो लीडरशिप स्किल थी और उन्होंने ऑब्वियसली 1992 का वर्ल्ड कप जिताया है, तो वो नंबर 1। उसके बाद मिसबाह उल हक, आप उनको प्लेयर जैसा भी माने, आपको पसंद हो या ना हो, वो स्लो थे या जो भी थे, लेकिन उनकी कैप्टनसी, उनकी थिंकिंग स्किल जो थी वो नेक्स्ट लेवल थी। क्योंकि जिस तरह उनसे 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद टीम को उठाया और टीम को एक साथ जोड़े रखा, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में हम नंबर 1 तक पहुंचे उनकी कैप्टनसी में, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी टेस्ट क्रिकेट थी, तो वो आई थिंक कमेंडेबल है। वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद सरफराज अहमद, आई थिंक वो नेचुरल लीडर था। मुझे उनका एटीट्यूड ऑन द फील्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, लेकिन स्टिल देन उनकी जो कैप्टनसी स्किल्स थे वो बहुत थे। ही वॉज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। वो बहुत अच्छे फैसले करते थे और उनको पता था कि हर प्लेयर से कैसे उनको यूटिलाइज करना है और उनसे क्या निकलवाना है। लेकिन उनके बाद जब बाबर आजम का आया, जब शहीन की बारी आई, बेशक शदाब की बारी भी थोड़ी सी वाइस कैप्टनसी में आई, तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नज़र नहीं आता, इनकी प्रॉपर खुद जगह नहीं बनती, तो ये आगे टीम को कैसे लेके जा सकते हैं। बाबर आजम को इसलिए बनाया गया था क्योंकि बाबर आजम की पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उनको लगा था कि शायद अगर हम इनको चांसेस देंगे तो टीम इनको लुक अप टू करेगी और शायद इनकी भी बैटिंग या फिर सॉरी बैटिंग नहीं, कैप्टनसी इंप्रूव होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था, मुझे लगता था कि इनको चांसेस देने चाहिए, लेकिन जो पिछली सीरीज़ हमने देखी और जिस वर्ल्ड कप में अभी तक जो हमने कैप्टनसी देखी है, उसके बाद आई थिंक बाबर आजम इम्प्रूव नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। और अब कुछ और बचा नहीं है, तो आई थिंक मोहम्मद रिजवान को चांस देना चाहिए। मोहम्मद रिजवान वो हैं। उसके बाद उस्मान खान पे आ जाएं, माशाल्लाह अब उन्होंने T20 PSL में T20 में तो ऐसे सेंचुरीज मारी थी जैसे कि ये डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं। और अब इनको पता नहीं चल रहा कि वो शॉट्स कहाँ गई हैं, इनको बॉल की समझ नहीं आ रही, डॉट बॉल करते हैं, भागते नहीं हैं, सिंगल्स नहीं निकालते, बस एक बाउंड्री आ गई, 1 2 3 4 डॉट बॉल्स खेल रही, तो वही 15 पे 13 रन, 15 पे 12 रन, 10 पे 5 रन, ऐसे क्रिकेटर है। और जो शॉट्स मारते हैं वो काफ़ी रेकलेस शॉट है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की फ्लैट पिचेस पे तो चल सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी और खेल लें तो आई थिंक ही विल बी वेरी बैडली एक्सपोज्ड। उसके बाद बारी आती है फ़खर जमान की। फ़खर जमान, मैंने आपको बोला कि उनमें जज्बा है, करज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो प्रोफेशनली T20 के ही प्लेयर हैं कि एक इनिंग में चल के फिर 3 इनिंग में फ्लॉप, एक इनिंग में चल के 3 इनिंग में फ्लॉप, वो ऐसे ही प्लेयर हैं। और वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं अपनी साइड के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए भी, तो उनका थोड़ा सा रोल, लेकिन आई थिंक वो T20 में एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो एक ही ओवर में या एक इनिंग में कम्प्लीटली गेम को बदल सकते हैं और अपनी तरफ गेम को खींच सकते हैं, चाहे वो एक ओवर इश सोदी का हो या आदिल रशीद का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उन पर भी सवालिया निशान उठा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी T20 के लिहाज से आई थिंक उनकी प्लेस सिक्योर है। उनको चौथे नंबर पे अगर ओपनिंग ट्राई करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन चौथे नंबर पे उनका नंबर आई थिंक प्लेइंग 11 में बनता है। उसके बाद माशाल्लाह आ जाए जी शदाब खान के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है, तो वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। वो बॉलर नहीं रहे अब, लेकिन फिर भी वो खुद बॉलिंग करना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन को उनको डाला है कि वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस वक्त 5वें नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन जो है वो शदाब खान है। बेस्ट आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो कि बैटिंग करेगा, जो कि प्रॉपर बैट्समैन है, और आपका ओनली ऑप्शन है शदाब खान। सैम अयूब नहीं सही, शदाब इज़ बेटर। मोहम्मद हारिस नहीं सही, शदाब इज़ बेटर। कामरान गुलाम नहीं सही, शदाब इज़ बेटर। सलमान अली आगा नहीं सही, सलमान इज़ बेटर। उसके बाद फरहान साहिबजादा फरहान नहीं सही, ये बेहतर है। तो आपके पास अब अगर उनको बैटिंग के लिहाज से जज कर रहे हैं या उनको प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पाकिस्तान में चौथे पाँचवें पे खेलने वाला आपको वही शदाब खान ही मिला है कि उसके अलावा और कोई बैट्समैन ही नहीं है। और जो डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं 3 4 सालों से, जो सोल गा रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको आप भूल जाएं। लेकिन ये जो पैराशूट सिलेक्शन होगी यही चलेगी, क्योंकि एक 2 सीज़न PSL का अच्छा लगा लो,
और आप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो। उसके बाद बारी आ जाती है जी इफ्तिखार अहमद साहब की। वो हम बात कर चुके हैं, कुछ नहीं बोलना चाहता, बस आप रिटायरमेंट दें और आप इंजॉय करें अपना अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ आप वो इंजॉय करें। उसके बाद इमाद वसीम, उस पर भी हम बात कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। आपने बहुत अच्छी अब तक कुछ मैचेस बहुत अच्छे जिताए थे, लेकिन आप एक शॉट के साथ अपना करियर नहीं बना सकते एज अ बैट्समैन। एज अ बॉलर आई थिंक विद द न्यू बॉल ही वाज प्रीटी गुड डिसेंट, लेकिन आप ऑलराउंडर, आप प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, आप बॉलिंग ऑलराउंडर है आपका रोल, तो आपको बैटिंग भी करनी चाहिए। और जो आपने पीछे जाके आपने जो फुल बॉल हो तो वो कवर पे मारनी है, उस पर चौका लग गया, ओवर कवर ओवर एक्स्ट्रा कवर टपा दी तो चौका मिल गया तो मिल गया, वरना आपके पास और कोई शॉट नहीं है। और ये इंडिया ने बैडली एक्सपोज किया कि हार्दिक पांड्या ने आपको यहाँ तक वो इससे नीचे नहीं आए। आपने जडेजा के अक्षर तक आपने इधर, उसने इधर तक आपको बॉलिंग की और आपसे एक बार टच नहीं हुई, और आपने सिंगल हैंडली बेसिकली, अगर आपने ऐसा कह सकते हैं हम कि सिंगल हैंडली आपने मैच हरा दिया ये वाला। अगर आप चाहते, जितनी बॉलें आपने खेली, आप रन बॉल भी करते तो हम ये मैच इजीली जीत जाते थे, लेकिन आपने वही शॉट, उन्होंने आपको नीचे कोई बॉल नहीं दी और आप वही ढूंढे थे कोई नीचे बॉल मिले जिसको मैं कवर की तरफ ड्राइव करूं और मुझे चौका मिल जाए। लेकिन उन्होंने भी प्लानिंग के साथ आए, उनको पता है कि इनका एक ही शॉट है इनकी और उन्होंने उधर ही मार रही है उनको, अपने उन्होंने आपको ऊपर ऊपर खिलाया और आपसे एक बार टच नहीं हुई। तो एक शॉट पे आप अपना बैटिंग करियर नहीं बना सकते। थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज। इसके बाद बॉलर्स आ जाते हैं। बॉलर पे मुझे कोई तनकीद नहीं करनी, बॉलर्स आई थिंक दे बॉल फैंटास्टिकली, जितना हम अप्रिशिएट करें उनको वही कम है। तो बॉलर्स कुछ मैचेस चलती हैं कि परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग को हम इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। शहीनशाह अफरीदी, आई डोंट नो कि उनका एटीट्यूड इस वक्त किस तरफ जा रहा है, लेकिन आई होप कि वो पाकिस्तानी हैं, वो उनको समझें कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और टीम मैन बने, और इसी तरह जो भी कैप्टन बने उसको सपोर्ट करते रहें। और फाइनली ये मैं वीडियो एंड करूँगा एक कमेंट के साथ कि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो एवरी डे एवरी वीक जो मैच खेलते हैं, T20 का, कायदे आज़म ट्रॉफी का, प्रेसिडेंट कप का, वो अपना दिल मत हारे। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ अब पाकिस्तान टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, जो कि आई बिलीव कि एक रीवैम्प आना चाहिए। सबको साइड पे लगाओ, कुछ नया। अगर गैरी आया है तो गैरी कर्सन, आई बिलीव उसका फुल नेम है, तो गैरी आया है तो उसको फुल यूटिलाइज करें एक न्यू सोच के साथ, न्यू अप्रोच के साथ। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं उनको लेके आए, चाहे वो कमरान गुलाम हो, साहिबजादा फरहान हो, सलमान अली आगा हो, या फिर कोई भी मोहम्मद हारिस हो। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, मैं जूनियर्स की बात करने लगा था लेकिन मैंने पहले नहीं की, मोहम्मद वसीम पे आपने 5 से 6 साल इन्वेस्ट किए हैं। जब प्रॉपर बॉलर बन चुका है, ठीक है उसकी 100% बॉलिंग उसकी 100% परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने उस पर 5 से 6 साल इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड दे सके। और आपको अब जब उसके फल खाने का टाइम आया था, आपने उसको निकाल के मोहम्मद आमिर को ले आए हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस का रोल था कि आपने 3 से 4 साल उसको साथ रखा है। उसका 20 से 25 स्कोर जो था वो 10-15 बॉलों पे आता था, और वो स्कूप्स, वो न्यू इन्वेंटिव शॉट मारता था तो वो स्कोर बना के देता था आपको। लेकिन वो उसको अपने साइड पे लगा के इफ्तिखार को लाया, उस्मान खान को ले आया, आज़म खान को अंदर ठोक दिया उसकी जगह पे बेसिकली। तो उसकी जगह भी मारी गई, आई थिंक विच वॉज वेरी अनफेयर। सो ये दो प्लेयर हैं जो आई थिंक जिनके खिलाफ काफ़ी साजिश हुई होगी या फिर उनको अनफेयरली ट्वीट किया गया होगा। तो मेरी गुजारिश है इन दोनों से और बाकी जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं कि आप PCT की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं और आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैंने सुना है कि कामरान गुलाम फाइनल छोड़ के चले गए थे, ऐसा कुछ, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 100 लगा भी दूँ या मैं परफॉर्म कर भी दूँ तो क्या फ़ायदा, मेरा वो कहीं काउंट नहीं होगा, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आई थिंक ये काफ़ी गलत है जो मैनेजमेंट कर रही है। आई थिंक मैनेजमेंट पे भी उंगली उठानी चाहिए और उनको ऑब्वियसली एक टोटली रीवैम्प करना चाहिए। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, आपका काफ़ी टाइम ले चुका हूँ मैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ इट्स अ डिस्कशन, सो जो आपको लगे आप कमेंट्स में लिखें, मुझे बताएं और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस, क्योंकि हमने एक दूसरे का सहारा बनना है। पाकिस्तान टीम तो
भाई वो तो मीट एंड ग्रीट में लगे हैं, वो तो अपनी सेल्फीज़ और अपने टिकटॉक और अपने एड्स में लगे हुए हैं। हमने एक दूसरे का दुख सुख बांटना है। तो आप कमेंट में लिखें आपको कैसा लगा और क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी, आपको क्या चेंजेस चाहिए। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मेरा नाम ताहिर है। नाम आउट।